नमस्कार। जो कोई नहीं कर सका वह कर दिया थालापति विजय ने। कौन बनेगा राजस्थान का विजय थालापति? जो प्रशांत किशोर नहीं कर पाए, जो कोई और नहीं कर पाया, वह एक तरीके से थालापति विजय ने मात्र 2 साल पुरानी पार्टी को, सत्ता में बनी हुई पार्टी जो डीएमके है, उसको हटाकर तमिलनाडु में एक तरीके से खुद की सरकार बना ली है। बता दें, डीएमके जो कि सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उनकी जो पकड़ थी वो बहुत मजबूत थी। और इस सब की जीत के बीच एकदम से विजय थालापति हीरो बनकर आते हैं और सरकार बना ले जाते हैं। विजय थालापति इनकी जीत के बाद पूरे भारत में एक बड़ी उम्मीद बन गई है कि तीसरा मोर्चा भी जीत सकता है और ऐसी जीत सकता है कि मात्र 2 साल मेहनत करके बड़ी बड़ी पार्टियों के हाथ से सत्ता छीन सकता है। क्या इस घटना से, देश में हुए इस चमत्कार से राजस्थान का कोई बड़ा नेता या फिर एक तरीके से कहें कि राजस्थान पे इसका कोई असर पड़ेगा? राजस्थान की सियासत में क्या अब ये सवाल बन रहा है कि 2028 में राजस्थान में कोई विजय थालापति बन पाएगा? क्या बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की धरती से जो सबसे बहुमूल्य या फिर कहें बहुचर्चित नाम निकल कर आता है, रविंद्र सिंह भाटी, क्या वह बन सकते हैं? क्योंकि लोकसभा में 6.5 लाख वोट वो लेकर आ चुके हैं। या फिर बात करें हनुमान बेनीवाल की, तो वो अभी मौजूदा में सांसद है और आरएलपी के माध्यम से तीसरा फ्रंट लगातार खड़ा कर रहे हैं। या फिर ये कहें कि नरेश मीणा, जो कि हाल ही में काफी शानदार प्रदर्शन कर आए हैं अंता चुनाव में, क्या वो तीसरा फ्रंट खड़ा कर सकते हैं? लगातार ये बातें सामने आ रही है। बता दें, कहीं ना कहीं झालावाड़ में हो या फिर जो सीमावर्ती जो इलाके हैं, मतलब या फिर ये कहें कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, वहां पर लगातार इस प्रकार की राजनीति होती है। हमने देखा है किस प्रकार से राजस्थान के अंदर हमेशा तीसरा फ्रंट खड़ा होने की कोशिश करता है, पर कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। हमने ये भी देखा है कि किस प्रकार से एक बार किरोड़ी लाल मीणा ने भी तीसरा फ्रंट खड़ा किया था और बाबा कहीं ना कहीं खुद की सीटें लाने में कारगर भी सिद्ध हुए थे। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि कौन होगा तीसरा फ्रंट। एक नाम और निकल कर आता है, राजकुमार राउत। आदिवासियों की आवाज बने हुए हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा तीसरा मोर्चा है। आज उन्हीं की सबसे ज्यादा बात होगी और उनका विश्लेषण भी करेंगे कि क्या राजस्थान के वह विजय थालापति बन सकते हैं। 2028 में राजस्थान की थालापति विजय बनने की ताकत किसमें है? सबसे पहले और सबसे बड़ी बात समझिए कि अगर आपको लगता है कि मात्र 2 साल हो गए कि प्रशांत किशोर नहीं कर पाए, जो कोई और नहीं कर पाए, विजय थालापति कैसे करके चले गए? कैसे कर दिया विजय थालापति ने? क्या केजरीवाल पार्ट टू बन गए हैं वे? लेकिन केजरीवाल पार्ट टू अगर बन गए हैं तो दिल्ली में से उनका जो निकासी हुई केजरीवाल की एक तरीके से, वह भी हम सबने देखा। क्या इनका भी यही हाल होगा या फिर ये कहें कि कहानी तो अभी शुरू हुई है? पहले समझिए थालापति विजी कैसे डीएमके और एआईएडीएमके को हराने में एक तरीके से सफल हुए। 1 साल से या 2 साल की मेहनत करके 20 साल से ज्यादा तमिलनाडु में जो सरकारें चल रही थी, या फिर ये कहें कहीं न कहीं उन्हें भी उसी चीज़ का लाभ मिला जो तमिलनाडु में अक्सर होता था कि जो भी एक्ट्रेस हुआ करते थे या फिर जो फ़िल्म अभिनेता थे, वे लगातार सत्ता में थे और इसका फ़ायदा कहीं न कहीं थलपति विजय भी ले गए। पीड़ितों का काम करना, खुद को मसीहा दिखाना, गरीबों की आवाज़ बनना, डाउन टू अर्थ रहना, एक तरीके से खुद को हीरो के रूप में प्रेज़ेंट करना फ़िल्मों से लगातार विजय थालापति कर रहे थे। पॉपुलैरिटी इस लेवल की थी कि लोग जो उनके पोस्टर हुआ करते थे, उनको दूध से नहलाया करते थे। एक तरीके से भगवान की तरह घर में पूजा करते थे, मंदिर में उनकी फ़ोटोएँ रखा करते थे। उनके सीएम बनने के बाद से लगा, मतलब जब वो सीएम बनेंगे, क्योंकि वो पूरी उम्मीद है, उसके बाद से देखेंगे कि किस प्रकार से वह काम कर पाते हैं। अब राजस्थान की बात करें तो गरीबों के लिए और पीड़ितों के लिए काम करना एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। और इसे अगर देखा जाए तो लंबे वक्त से गरीबों और पीड़ितों के लिए कौन काम कर रहा है? आइए देखते हैं। राजस्थान में काम हनुमान बेनीवाल भी कर रहे हैं। एक तरीके से लगातार खुद को किसान नेता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और उनके साथ खड़े भी रहते हैं। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि चीजें और भी आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात कि अगर आने वाले समय में हनुमान बेनीवाल
एक तरीके से तीसरा फ्रंट खड़ा कर पाते हैं आरएलपी के रूप में, तो क्या हनुमान बेनीवाल उस हालत में पहुंच पाएंगे कि वह जो दो बड़ी पार्टियां हैं राजस्थान में, कांग्रेस और बीजेपी, उनको पटकनी देते हुए सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए। वही अगर हम बात करें राजकुमार राउत की, राजकुमार राउत भी लगातार भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से तीसरा फ्रंट खड़ा करने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर उतनी सीटें नहीं ला पा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह हो सकती है उनके भील प्रदेश की मांग। जो पहले भील प्रदेश की मांग वो राजस्थान में किया करते थे, अब उनकी जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होती दिखाई दे रही है। पहले मध्य प्रदेश से गुजरात, इन सारी जगहों पर वो उन सबके कुछ कुछ इलाकों को मिलाकर एक भील प्रदेश की मांग लगातार करते हुए आए हैं, आदिवासियों के हक की बात करते हुए आए हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप एक जाति विशेष या फिर एक समुदाय विशेष की बात करते हैं, तो बाकी जो भी जाति समूह है वो आपको वोट देने के लिए उतने तत्परता से आगे नहीं आते हैं, या फिर जब तक, या फिर राजनीतिक भाषा में कहें कि 36 कौम का नेता जो नहीं होता, उसे सत्ता पाना बहुत मुश्किल होता है, और मुख्यमंत्री बनना तो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। राजस्थान में जाट बहुल होने के बाद भी आज तक कोई बड़ा जाट नेता मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। हमने मदेना देखे, हमने डूडी देखे, हमने एक तरीके से कहें ओला भी देखे। तो अब क्या ये सब तो कांग्रेस में थे, तो शायद यही कारण हो सकता है, या फिर एक वजह भी ये भी हो सकती है कि कांग्रेस ने इनको आगे नहीं आने दिया। वहीं हम दूसरी बात करें तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल किसी बड़ी पार्टी के साथ नहीं गए, उन्होंने खुद का एक दल बनाया है, और शायद एक तीसरा फ्रंट खड़ा करने की लगातार वे कोशिश करते हैं। उन्हें राजस्थान के बड़े नेताओं को खुद के साथ जुड़ने के भी लगातार बातें कही है। अगर हनुमान बेनीवाल इन सब में सफल हो पाते हैं तो आने वाले समय में शायद आरएलपी एक प्रतिष्ठित पार्टी, या फिर ये कहे कि एक वेल मैनर तरीके में सीटें लेकर आकर राजस्थान में तीसरा फ्रंट खड़ा कर सकती है। अगर आने वाले चुनाव में हनुमान बेनीवाल विजय थालापति की तरह निकल कर आते हैं, मैं बार बार हनुमान बेनीवाल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नेता तो और भी हैं जो अलग अलग तीसरा फ्रंट खड़ा करने की कोशिश करते हैं। अगर मुख्य रूप से मैं बात करूं, रविंद्र सिंह भाटी है, हनुमान बेनीवाल भी है, राजकुमार राउत भी हैं, और भी काफी सारे निर्दलीय विधायक हैं जो खुद के क्षेत्र में काफी ज्यादा सक्रिय हैं। हमने राजेंद्र गूढ़ा देखे जिन्होंने सरकार गहलोत की बचाई थी, बनाई थी, और जो भी प्रकरण हुए थे हमें सबको पता है कि उस समय में क्या चल रहा था। तो नेता तो बहुत हैं, पर सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि कौन विजय की तरह तीसरे फ्रंट से सीधी सरकार बना पाएगा। जो दीवानगी, जो एक तरीके से कहें पागलपन हमने देखा है साउथ में किसी भी एक्टर का, वो शायद हमें बॉलीवुड में भी नहीं देखने को मिलता। सबसे बड़ी बात है एक अभिनेता से राजनेता तक का जो सफर है वो साउथ में शायद कंपेरेटिवली आसान है। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो कहीं ना कहीं हमने तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स देखी है वहां पे लगातार हमने जयललिता को भी सीएम बनते देखा, उससे पहले भी काफी सारे काफी सारे और भी ऐसे एक्टर्स थे। हम स्टालिन ने भी काफी, जो एम के स्टालिन जो तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे जो उदयनिधि स्टालिन है, वो भी मूवियों में काम करते थे, पिक्चरों में काम किया करते थे, और वहां से उनकी राजनीति में काफी ज्यादा बदलाव आया हमने देखा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या तमिलनाडु की तर्ज पर राजस्थान में भी सिर्फ आप लोकप्रियता बटोर कर सीटें के समीकरण को समझ पाएंगे, या फिर उस लोकप्रियता को खुद के वोट बैंक में कन्वर्ट कर पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। हमने लगातार देखा है कि नरेश मीणा हो, चाहे फिर रविंद्र सिंह भाटी हो, राजकुमार राउत हो, या फिर हनुमान बेनीवाल हो, भीड़ तो बहुत आती है रैलियों में, पर वो वोट बैंक कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं वोट बैंक में नहीं बदल पाता। सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि आने वाले समय में अगर वो वोट बैंक में कन्वर्ट होता है तो फिर भी आप एक बार सरकार बनाने की सोच सकते हैं। अगर ये चारों नेता आपस में ही मिल जाते हैं, पर काफी मुश्किल है ये, क्योंकि चारों की विचारधारा काफी अलग अलग है। अगर हम बात करें नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल की, तो काफी अच्छा जुड़ाव है। हमने देखा कि अंता में एक दूसरे के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे लगातार, और काफी घनिष्ठ संबंध है। ये शायद मेरे हिसाब से कुछ अंदर खाते खबर ये भी है सूत्रों के हवाले से कि हनुमान बेनीवाल ने ऑफर भी दिया था नरेश मीणा को कि आरएलपी ज्वाइन कर ले, पर शायद नरेश मीणा उतने प्रबल तरीके से तैयार नहीं थे, या फिर ये कहें कि इच्छुक नहीं थे पार्टी ज्वाइन करने के। बात ये निकल आती है कि लगातार हनुमान बेनीवाल बाड़मेर के दौरे कर रहे हैं, शिव विधानसभा में भी वह गए, पर रविंद्र सिंह भाटी से नहीं मिले। अगर आने वाले समय में
वह रविंद्र भाटी से मिलते हैं तो ये पुकार फिर से शायद तेज हो सकती है कि रविंद्र सिंह भाटी आरएलपी में जा सकते हैं। अगर ये सारे नेता एक तरीके से आरएलपी से जुड़ते हैं या फिर मिलकर एक नया तीसरा फ्रंट खड़ा करते हैं तो शायद राजस्थान की जनता को ये उम्मीद होगी इनसे, क्योंकि एक तरीके से उस दल के अंदर हर कौम का नेता होगा, तो ये बात नहीं आएगी कि कोई जातीय समीकरण या फिर विशेष जातीय वोट बैंक के पीछे कोई पार्टी है। अगर सब जुड़ते हैं तो शायद राजस्थान में तीसरा फ्रंट खड़ा हो सकता है। पर अभी इन सब सारी संभावनाएं काफी कम हमें नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि अगर हनुमान बेनीवाल सिर्फ आरएलपी के माध्यम से अगर चुनाव लड़े तो आने वाले समय में एक बड़ा डेंट शायद वो दे सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे खुद की जो ताकत है उसे और ज्यादा मजबूती के साथ वह दिखा रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं और जनसभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है ये बताती है कि किस प्रकार से हनुमान बेनीवाल एक तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि हनुमान बेनीवाल के लिए कितना मुश्किल होने वाला है आने वाला समय, या फिर किसी भी तीसरे फ्रंट खोलने वाले नेता के लिए कितना मुश्किल होने वाला है आने वाला समय, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर ऐसी इस बारे में आप क्या मानते हैं हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।